नमस्कार, मैं अनुपम। हमने पिछले वीडियो में क्या है कि संभिन्नार्थक शब्द और अनेकार्थी शब्द पढ़े थे। ठीक है, इस बार हम पढ़ रहे हैं उपसर्ग। उपसर्ग की हमें क्यों आवश्यकता पड़ी और इसकी भाषा में क्या ज़रूरत है। ठीक है, ये हम आज समझने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसका भाग करके यदि देखते हैं तो अर्थ क्या निकलता है। उप का मतलब होता है छोटा, ठीक है, और या पास। ओके, और सर्ग का अर्थ होता है भाग, यानी कोई भी एक ऐसा छोटा भाग जो क्या करता है, हमारे शब्द में जोड़कर अर्थ को परिवर्तित कर देता है। ठीक है, अब हम सोचेंगे कि भाई उपसर्ग हमारी भाषा में क्यों आए, इसकी हमें क्यों आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो उपसर्ग हमारे लिए किसी भी भाषा को यदि हम सीखते हैं या अच्छा बोलते हैं तो हमें हमारी भाषा मजबूत होनी चाहिए, यानी हमारे पास शब्द भंडार होना चाहिए, है ना। तो शब्द भंडार हमारा किन चीज़ों से मिलकर बना है वो यहाँ हम देखते हैं। ठीक है, यानी कि शब्द की जो संरचना है, शब्द संरचना बराबर, जो शब्द की संरचना है वो किन चीज़ों से मिलकर बनी है वो हम यहाँ आज देखते हैं। तो पहला हमारा आता है उपसर्ग। जो हमारी शब्द संरचना है, पहला बनी है उपसर्ग। दूसरा हमारा आता है प्रत्यय। ठीक है, तीसरा है हमारी संधि। चौथा है हमारा समास। ठीक है, यानी जब हम शब्दों को बोलते हैं तो हो सकता है उसमें कोई उपसर्ग जोड़ा गया हो, या फिर कोई शब्द में प्रत्यय हो सकता है, अगर हम उसको विच्छेद करेंगे तो संधि भी हो सकती है वो, या कोई सामासिक पद हो सकता है। ठीक है, यानी कि ये जो शब्द की संरचना है ये चार चीज़ों से मिलकर बनी है। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, सिर्फ एक उपसर्ग को हम समझने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो उपसर्ग की परिभाषा से पूर्व मैं एक शब्द लिखती हूँ, है ना। उपसर्ग क्या होते हैं, हमेशा किसी भी शब्द के पूर्व जोड़कर और अर्थ को परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो अब आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई शब्द से पूर्व जोड़कर किस तरह से अर्थ को परिवर्तित कर रहे हैं। मेरा एक शब्द है ये हार। ठीक है, मैंने एक शब्द ले लिया हार बराबर। अब हार में मैंने एक उपसर्ग जोड़ दिया अ। ठीक है, आ उपसर्ग जोड़ दिया तो मेरा क्या बन गया, आहार बन गया कि नहीं। आहार का क्या मतलब होता है, भोजन। ओके, हम धीरे धीरे समझते हैं। अभी दूसरा मेरा मैंने इसमें उपसर्ग जोड़ा उप। ठीक है, और हार, तो उपहार शब्द क्या बन गया, उपहार। समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है, भेंट। शब्द हमारा एक ही है और मैं अलग अलग उपसर्ग जोड़ती जा रही हूँ। दूसरा मैंने जोड़ा प्र। ठीक है, तो प्र जोड़ दिया तो क्या बन गया, प्रहार। ओके, प्रहार माने किसी को चोट देना, है ना। अब दूसरा है हमारा, मैंने जोड़ दिया वी, तो क्या बन गया, विहार, मतलब भ्रमण करना। ठीक है, अब मैंने जोड़ दिया परिहार, तो शब्द बन गया मेरा परिहार। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या होता है, परिहार का अर्थ होता है त्यागना। अब आप ध्यान देते जाना कि किस तरह से अर्थ हमारे बदलते जा रहे हैं। फिर मैंने जोड़ दिया एक प्रति। ठीक है, और हार, शब्द बन गया मेरा प्रतिहार। इसका अर्थ होता है द्वारपाल। ओके, अब मैंने जोड़ दिया सम। ठीक है, हार, तो बन गया मेरा संहार, मारना यानी नष्ट करना, किसी को संहार करना कहते हैं ना। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे थे उपसर्ग। अब मैंने ये आपको उपसर्ग जोड़े, ये जोड़ा, मैंने ये जोड़ा। ठीक है, ये जोड़ा, ये परि और वी, परि, प्रति, सम। अब हमारे सीधी सी बात है, हमारे मन में ये सवाल उठेगा कि भाई हमें कैसे पता कि भाई इसमें ये उपसर्ग जोड़ दिए जाएं, है ना। तो ये
आपको ये जो उपसर्ग हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे, और ये उपसर्ग जो होते हैं वो क्या होते हैं, पूरी तरह से हमारे शब्दांश नहीं होते हैं। ठीक है, ये उपसर्ग जो होते हैं वो हमारे पूरी तरह से शब्द नहीं होते हैं, शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं होते, बराबर। यानी तो अब हम परिभाषा में आपको बताऊंगी तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई क्या है। ठीक है, तो उपसर्ग वे शब्दांश हैं, ये शब्दांश हैं, शब्द नहीं है पूरी तरह से, वे शब्दांश हैं जो किसी भी, ठीक है, किसी भी सार्थक, बराबर, सार्थक शब्द। अब सार्थक मैंने क्यों बोला, क्योंकि इसका अर्थ निकल रहा है ना, हार यानी पराजय, बराबर। किसी भी सार्थक शब्द से पूर्व, है ना, पहले नहीं बोलेंगे, आगे नहीं बोले, पहले बोल सकते हैं, आगे नहीं बोलेंगे। आगे जैसे मैंने बोला राम बाजार जाता है और वह वहां से सामान लाता है, राम, उसके आगे लिखो कि वह वहां से सामान लाता है, तो मैंने यहाँ लिखा राम बाजार जाता है। फिर टीचर ने बोला कि उसके आगे लिखो वह बाजार से सामान लाता है, तो हम इधर लिखेंगे आगे। ठीक है, तो इसलिए हम क्या उच्चारण करेंगे, पूर्व, है ना। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी भी सार्थक शब्द से पूर्व जुड़कर, यहाँ जुड़ रहे हैं, क्या करते हैं, अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, यानी कि उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो भी किसी भी सार्थक शब्द से पूर्व जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, यह हमने सीख लिया कि ये जो उपसर्ग हैं, अब हमारे मन में विचार आएगा, आपने जैसे मैंने बोला उप है, आ है, वी है, पी है, परि, प्रति, सम, तो ये जो उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं वो यहाँ हम देखते हैं। ठीक है, उपसर्ग जो हैं, उपसर्ग को हमने कितने भागों में बांटा है, यानी जो ये जो अक्षर हैं, जो ये शब्दांश हैं, वो कहाँ कहाँ के हो सकते हैं वो हम यहाँ देखते हैं। ओके, उपसर्ग जो है, पहला तो हमारा कौन से हो सकते हैं, पहले होते हैं, सबसे पहले होते हैं तत्सम, तत्सम भाषा के। ठीक है, तत्सम भाषा यानी कि हमारी मूल भाषा, बराबर, मूल भाषा यानी कि संस्कृत, तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, तत्सम भाषा के या मूल भाषा के या संस्कृत भाषा के उपसर्ग, बराबर। ठीक, दूसरा आता है हमारा तद्भव, मैंने आपको पढ़ाया था पहले तद्भव। ठीक है, तद्भव के, और या फिर हम उसको बोल सकते हैं हिंदी। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि तत्सम यानी संस्कृत के शब्द, है ना, शब्दांश, यहाँ शब्दांश होंगे, शब्द नहीं, संस्कृत के होंगे, या फिर हम उसको मूल भाषा भी कह सकते हैं या संस्कृत भी बोल सकते हैं। और तद्भव यानी कि सेम टू सेम नहीं है ये हिंदी में, और इसका रूप परिवर्तित हो गया है ना, तो उसको कहेंगे हम तद्भव यानी कि हिंदी के। ठीक है, अब तीसरे आते हैं हमारे अन्य भाषा, तो अन्य भाषा यानी कि क्या कहेंगे हम, विदेशी भाषा के। ठीक है, विदेशी भाषा के उपसर्ग हो सकते हैं, उसमें अरबी, फारसी, उर्दू, है ना, अंग्रेजी, जैसे डिप्टी सीएम हम मतलब उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, वो बाद में हम उसमें जाएंगे, पहले तो हम ये देखते हैं कि ये भाई किन भाषाओं के हमारे उपसर्ग हिंदी में हैं। तो पहला हमारे तत्सम के हैं। अब ये तत्सम के जो उपसर्ग हैं वो क्या है, लिमिटेड है, बराबर, 22 है। मैं आपको बाद में इसकी सूची दे दूंगी कि कौन कौन सी 22 है, अर्थ सहित मैं आपको बता दूंगी बाद में। ठीक है, तो तत्सम के हमारे यानी कि संस्कृत भाषा के उपसर्ग कितने हैं, 22 हैं टोटल। और तद्भव के क्या है, उसका कोई मतलब लिमिट नहीं है, और विदेशी भाषाओं के भी अलग अलग भाषाओं के आ रहे हैं, इसलिए हमें उसको पहचानना पड़ेगा। यदि हम ये वाले उपसर्ग समझ लेंगे तो अंग्रेजी के तो हम आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं कि भाई इसका जो प्रयोग करना है, ठीक है, किस तरह से ये प्रयोग हुआ है वो हम यहाँ समझ लेते हैं। तो यहाँ मैंने ये भी बता दिया आपको
कभी तत्सम के होते तद्भव। अब हम जाते हैं कि इसकी विशेषता क्या है, ठीक है। फिर बाद में मैं आपको क्या बताऊंगी, विशेषताएं, ठीक है। बाद में मैं आपको बताऊंगी कि भाई किस तरह से और शब्द बन रहे हैं। तो पहले विशेषता देख लेते हैं। मैं यहाँ लिखती नहीं हूँ, लिखने में हमको थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। तो विशेषता सबसे पहले मैं समझाते हुए आपको लिख देती हूँ, बताती हूँ, ठीक है। विशेषता सबसे पहले तो विशेषता ये है कि उपसर्ग शब्दांश होते हैं और ये पूरी तरह से शब्द नहीं होते। फिर दूसरी विशेषता ये है कि उपसर्ग का, है ना, भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता। स्वतंत्र रूप से यानी कि हम सिर्फ सम नहीं लिख सकते, प्रति नहीं लिख सकते, पर उसके लिए हमको किसकी जरूरत है, ये शब्द की जरूरत है। यानी मेन जो शब्द है वो हमको उसके लिए जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसका अर्थ होता है ना। तीसरा विशेषता क्या है, पहली विशेषता क्या है कि ये शब्दांश है, पूरी तरह से शब्द नहीं है। दूसरी विशेषता यह क्या है कि इसका भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। तीसरी विशेषता क्या है कि इसका स्वतंत्र अर्थ होता है ना, और ये किसी भी सार्थक शब्द के पूर्व जुड़कर अर्थ में क्या करते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है। कभी विशेष अर्थ को भी प्रकट करते हैं, बराबर, और कभी बिल्कुल अपोजिट या मतलब ज़्यादातर अपोजिट होता है, या फिर बिल्कुल अलग अर्थ निकल रहा होगा, ठीक है। यहाँ कुछ भी लेन देन नहीं है। यदि हमने उपसर्ग जोड़ा तो प्रहार एक अलग ही शब्द है, उपहार एक अलग ही शब्द है, ठीक है, विहार अलग है। यहाँ अब मैं आपको बताऊंगी कि भाई अब जो विरुद्धार्थी भी शब्द निकलते हैं इससे, तो वो किस तरह से निकलते हैं वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो हमने पहली विशेषता पढ़ी थी, शब्दांश होते हैं, पूरी तरह से शब्द नहीं, इसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका स्वतंत्र अर्थ होता है, ठीक है। और दूसरा ये है कि ये किसी भी सार्थक शब्द से पूर्व जोड़कर अर्थ को परिवर्तित करते हैं। और तीसरा हम बोलेंगे कि भाई ये हमेशा किसके पूर्व जोड़ते हैं, हमेशा ये विकारी शब्दों के पूर्व जोड़कर ही अर्थ को बदलते हैं। अब विकारी शब्द क्या है, मैंने आपको बताया था विकारी और अविकारी, ठीक है। तो विकारी हमारी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया, ठीक है, ये इनके आगे जोड़कर अर्थ को परिवर्तित करती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से विशेषता मैंने आपको यहाँ बता दी, ठीक है। 4-5 विशेषता बता दी, मैं आपको लिखित में दे दूंगी उसमें, ठीक है। पहला हमारा ये शब्दांश से पूरी तरह से शब्द नहीं है। दूसरा ये इसका स्वतंत्र प्रयोग भाषा में नहीं किया जा सकता। तीसरा ये शब्द के पूर्व जोड़कर और अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। और बाद में हमारा चौथा आया कि ये हमेशा इनका प्रयोग किसके साथ किया जाता है, विकारी शब्दों के साथ ही इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि अविकारी नहीं। अविकारी तो परिवर्तित नहीं होते, वो विकारी यानी परिवर्तित होते रहते हैं। ये हमारे क्या हो गई, विशेषता हो गई, ठीक है। और अब हम आगे जाते हैं और अब देखते हैं कि भाई किस तरह से शब्द हमारे बन रहे हैं। तो जिस आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगा कि हाँ भाई इसमें ये शब्दों को जोड़ सकते हैं। अब कुछ उदाहरण हम अपनी दूसरी वीडियो में आगे के भाग में देखते हैं। कुछ उदाहरणों द्वारा हम आगे का समझते हैं। ओके।